तो किसी ने क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स कुछ ट्राई किया था या छोड़ दिया था? यस सर किए थे। यस सर ये किया था किसने भाई? 55 वैल्यू आया था। 55? हाँ ये हो गया आपका क्वेश्चन और अपन फिगर भी कॉपी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे तो आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें से आएंगे, मतलब इसके और भी तो टॉपिक्स बचे हैं। सर ये तो बहुत बेसिक था, 9th वाले से रिलेटेड था, बेसिक तो वो भी है, 9th क्लास के। बेसिक तो वो भी है, लेकिन वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें भी कोई ऐसा दमखम नहीं है कि बहुत बड़ी चौड़ी बातें हो जाएंगी, है ना। आसान तो वो भी बहुत है, लेकिन उसके जो रिलेशंस हैं वो इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर मैं साइड बता दूं तो आप एरिया का रिलेशन बता दो, इस तरह की चीज़ें हैं तो वही पूछे जाते हैं। जितने भी आपके बड़े एग्जाम्स होते हैं, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो वहीं से आता है, क्योंकि यहाँ से वो क्या पूछेगा आपसे, आपसे थोड़ी ना कोई ये पूछेगा कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, कौन सी सिमिलरिटी है, ये सब कौन पूछता है। आप खुद ही देख लो कि इसमें क्या है, क्वेश्चन है, देख लो। इन ट्रायंगल ओडीसी, तो ये ओडीसी सभी को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इसको और बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। इसको और एनलार्ज कर दिया, थोड़ा इधर भी बढ़ा दिया, तो ये अच्छा रेजोल्यूशन है, अब दिख रहा होगा अच्छे से। इन ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, यानी ये जो आमने सामने वाले दोनों ट्रायंगल्स हैं ये बिल्कुल सिमिलर है, ठीक बात है। और एंगल पीओसी ये है 125 डिग्री, एंड एंगल सीडीओ या सीडीबी 70 डिग्री है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड एंगल डीओसी डीसीओ, अच्छा ये दोनों एंगल्स फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे, डीओसी डीसीओ एंड एंगल ओएबी, ओएबी ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं अपन? सर देखिए डीओबी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर से इस जो सीओ है वो स्टैंड कर रहा है तो लीनियर पेयर बना रहा है, तो लीनियर है। पेयर का सम 180 होता है, तो 180 उस जो हमारा डीओसी है उसको x मान लेंगे अगर, तो x प्लस ठीक है, 125 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। फिर 125 को 180 से माइनस कर देंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल डीओसी हो जाएगा आपका कितना बता रहे हो आप, 55 डिग्री मान लिया। 55 और फिर एंगल और सर जो ओडीसी सी जो कैसे है, निकालेंगे? सर देखिए दो एंगल हमें डीओसी में मिल गया है तो तीसरा आराम से निकल जाएगा, 180 माइनस करके तीनों को सम करके 180 से माइनस कर देना है। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हाँ एंगल प्लस एक्स, डीसीओ इज इक्वल टू 180, सभी को दिख रहा है ये? हाँ तो ये ये भी कितना आ रहा है 125। प्लस, ये तो अपन डायरेक्टली भी कर सकते थे, ऐसे ही बाहर है 125 तो एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल के प्रॉपर्टी से, पर कोई बात नहीं, ये भी सही है। उस वक्त ध्यान नहीं आया तो हमने ऐसे कर लिया। तो दिस इम्प्लाइज एंगल DCO 55 डिग्री, 55 तो ये तो मुझे और सर आइसोसेलेस की एंगल तरह दिख सी रहा जो है। है सर वो देखिए, हाँ ए सर देखिए C55 है तो उसका अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल ए, एंगल वर्टिकली ऑपोजिट तो ये हो गया ना, अल्टरनेट इंटीरियर है। वर्टिकली तो ये अपोजिट एंगल ए नहीं है। सॉरी सर सर अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर है। हाँ यस एंगल डीसीओ अल्टरनेट। ओएबी। ठीक है, यानी कि ये आपका 55 हो गया, ये जो इसको एक मिनट कलर चेंज करो, ये आपका 55 डिग्री हो गया। ये वैसे भी बता सकते थे, ये 125 है तो ये 55 ही होगा, ठीक है। और सर और एंगल ए भी 55। क्यों? कैसे? अल्टरनेट सर
तो ऐसे अल्टरनेट कर इंटीरियर एंगल इंटीरियर नहीं है वो, DCO इक्वल टू एंगल वो OAB इंटीरियर होगा। इंटीरियर एंगल। एक मिनट, ये अगर एंगल ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये इसके बराबर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पर आपको उसने पैरेलल बताया नहीं है, आपको इसने बताया नहीं है कि ये जो लाइन x है और ये जो लाइन y है ये दोनों पैरेलल्स हैं। आप मान भले ही रहे सर हो, इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना? मैं बता रहा हूँ एक मिनट। यहाँ पर उसने आपसे कहीं भी नहीं कहा जानबूझ करके कि x एंड y आर पैरेलल, क्योंकि अगर वो दे देता तो ये क्वेश्चन कुछ बचता ही नहीं, फिर तो आप इसको ऐसे ही बना देते, यस है ना। सर। उसने आपसे जानबूझ करके कुछ और बातें की हैं, उसने पैरेलल वगैरह की बात नहीं की है। देखो मैं बताता हूँ क्या किया। सिमिलर है दोनों ट्राइंगल। हाँ, उसने आपसे कुछ और कहा है, उसको हम यहाँ पर फिगर में फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपको दिख गया 55 डिग्री 55 डिग्री, तो ये और ये बराबर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये 55 है तो ये भी 55 है, यानी कि यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिएंटेशन क्या हुआ कि एक तरह से DOC को पलट दिया गया तो वो AOB बन गया, यानी कि ये जो D है वो A की तरफ जाएगा, जो C है वो B की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट ऐसे कट कर रहे हैं तो ऐसे पलटा गया होगा। तो इसका मतलब यस ये जो साइड है ये इधर की ओर आना चाहिए, और ये जो साइड है ये इधर की ओर आना चाहिए, और DC जो है वो इधर की ओर आना चाहिए, ऐसा कुछ होगा, यानी कि ये भी 55 आ जाएगा और ये आपका 70 आ जाएगा। इस तरह से सिमिलैरिटी से हमको करना होगा, है ना। इस तरह से अपने को सिमिलैरिटी से प्रूव करना होगा। ठीक है, हम ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि ये दोनों मतलब पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल कुछ दिया नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात या इसमें डाउट है? इसमें डाउट है? आप नो देख भी सकते हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि किसके सामने वाला क्या एंगल है। ये जैसे इस वाले के सामने 55 है DC, तो ये बराबर है तो इसके सामने वाला भी 55 होगा, मतलब इसके सामने भी DC है तो ये AB होगा, यानी CD बाई AB का रेशियो लेंगे ऐसे। उसी तरह से 70 इधर आ रहा है, फिर हम देखेंगे कि ये 55 है तो और कहाँ पे 55 है, तो ये 55, यानी जो लाइन X से मीट कर रहा है उधर ऐसे 55 आ रहा है, तो यहाँ Y से जो मीट कर रहा है वो 55 की ओर आएगा। इस तरह से रिलेट करके हमको करना होगा, हम पैरेलल्स को यूज करके नहीं करेंगे। हालांकि लग जरूर रहा है ये पैरेलल, पर अगर ये पैरेलल हो जाता तो फिर सिमिलैरिटी की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो आप सीधे कर लेते। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? DOC को अगर पलट दोगे उधर तो नो वो सर। AOB के सामने आ जाएगा। फिर आपको दोनों में दिखा भी देता हूँ कैसे दिखाई देंगे। ये अगर आपका है DC नीचे आ जाएगा पलटेंगे तो, ये हो गया D, ये हो गया C, ये हो गया O, और इधर से आपका A है, ये B है, ये O। अब ये सारे एंगल ऐसे सिमिलर होते जाए इस तरह से। ठीक, तो ऐसे आप कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा एंगल कहाँ पर। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने किया ही है, और एक बार फिर से देख लेते हैं ये क्या चाहता है हमारे से। ये हमने कब किया था? मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर में किया था। लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कह रहा है डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC। तो जैसा हमने फिगर उस वक्त बनाया था वैसा ही फिगर अभी भी बना लेते हैं। स्टैंडिंग वाला ट्रेपेजियम हमने नहीं बनाया क्योंकि वो मुश्किल होगा विजुअलाइज करने में, तो ऐसे बना दिया AB पैरेलल टू DC। ये हो गया, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, तो ऊपर इंटरसेक्ट करा दिया।
अब हमें ये रिलेशन प्रूफ करना है ऐसा। तो आपको अगर ध्यान हो लास्ट एक्सरसाइज में हमने कैसे सॉल्व किया था, लास्ट एक्सरसाइज मतलब लास्ट सब चैप्टर में जब ये आया था तो उस वक्त हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, किसी को याद है? यस सर, पीक्यू लाइन ड्रॉ की थी। एक लाइन बनाया था ओपी पैरेलल टू दिस एंड दिस, फिर हमने दो ट्रायंगल्स लिया था, थेल्स थ्योरम से सॉल्व किया था। अब देखो थेल्स थ्योरम को ही यूज करके हम ऑलरेडी सिमिलैरिटी पर पहुंच चुके हैं। ये जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है वो कैसे आता है? थेल्स थ्योरम के हेल्प से ही। तो इसका मतलब अगर हम क्राइटेरिया को यूज करते हैं तो आधा काम उसके बैकग्राउंड में ऑलरेडी हमने कर लिया होता है, तभी तो हम उसको यूज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम इस मेथड से करेंगे, क्राइटेरिया की मेथड से करेंगे, तो ये क्वेश्चन जल्दी बनेगा। समझ में आया जो बोला गया आपको? यस सर। मैंने बोला कि जब हम क्राइटेरिया को यूज करते हैं, मतलब सबसे पहले वहां आ जाओ, लास्ट एक्सरसाइज में आ जाओ। जब हमें क्राइटेरिया वगैरह कुछ नहीं पता था तो हमने दो ट्रायंगल्स लिए थे, दोनों में थेल्स थ्योरम लगाया और उससे एक रिजल्ट डिराइव किया। अब उसके बाद हमने थेल्स थ्योरम को यूज करके कुछ क्राइटेरियाज डेवलप किए, है ना? तो उन क्राइटेरियाज में तो आपने ऑलरेडी थ्योरम यूज किया हुआ है। तो अगर मैं उसी थ्योरम को यूज करता हूँ, उन्हीं क्राइटेरियाज को यूज करता हूँ अपने किसी रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, तो जाहिर सी बात है जो पहले वाला मेथड था उससे जल्दी ये बनेगा। क्योंकि अगर अभी भी उतना टाइम लग रहा है तो फिर क्राइटेरिया की जरूरत ही क्या थी, क्यों हमने अपना टाइम वेस्ट किया? तो क्राइटेरिया को इसीलिए बनाया गया कि हर बार आप उसको यूज मत करो, आप उसको ऑलरेडी लिख दो कि मैं डबल ए या ट्रिपल एस को यूज कर रहा हूँ और आधा काम ऑलरेडी हुआ है, तो सिर्फ आधे में आपका काम बन जाएगा। कैसे? अभी हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं कि मान लो ये क्या है, हमने क्या बताया है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ऐसा है। तो ये एंगल फिर इसके बराबर होगा, दिख रहा है? एंगल ए बी डी जो है वो एंगल बी डी सी के बराबर होगा या नहीं होगा, दिख रहा है सभी को? और मेरे ख्याल से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये भी दिख गया होगा, ये भी दिखा। यस सर। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या कि ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD एंगल से, लिख सकता हूँ ना? सिंपल। ट्रिपल तीसरा एंगल वर्टिकली ऑपोजिट क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि उसके सामने वाला साइड AB है और नीचे में CD है, तो यहाँ हमें AB और CD चाहिए ही नहीं, तो यूज ही नहीं किया। अच्छा, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसको हमने नाम दिया ट्रायंगल 1, इसको नाम दिया ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 के अंदर आप देखो ये जो एंगल है इसको मान लो थीटा मानो, ये भी थीटा हो जाएगा। ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो पहले वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने कौन सी साइड है? पहले ट्रायंगल में अल्फा एंगल के सामने कौन सी साइड है, ये बताओ। ट्रायंगल AOB में अल्फा के ऑपोजिट कौन सी साइड है? जल्दी बताओ, ये तो दिख रहा होगा आपको। सभी हो नहीं, ऐसे नहीं निकालते। BD नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं समझ आ रहा था इसका मतलब, तुमने यानी कि कॉन्ग्रुएंसी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। गुड मॉर्निंग सर। सर वो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। देखो देखो एक मिनट, ये है AOB। गुड मॉर्निंग सर। कौन है सर भाई? AD मैं हूँ आयुष सिंह। ठीक है, तुमसे क्लास के बाद बात करूंगा, अभी पढ़ो। तो ये है आपका AOB, एक ट्रायंगल है और एंगल B अल्फा है। मैंने आपसे पूछा कि एंगल B के ऑपोजिट कौन सी साइड होगी, तो कैसे निकालते हैं? AO AO कैसे पता? एक मिनट, ये समझो निकालते कैसे हैं। दोनों एक मिनट। एंगल्स को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है। नहीं देखो, इसको निकालते कैसे? अगर एंगल B के ऑपोजिट में पूछ रहा हूँ तो यहाँ पर 3 वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस है ना, AB, OB और AO, तो इन्हीं में से कोई एक होगा। तो जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ उसको हटा दिया, जो बाकी बच गए
नाम वही होगा। तो बाकी क्या बचा, सिर्फ ए ओ बचा, क्योंकि ए बी में भी बी आ रहा है और ओ बी में भी बी आ रहा है, तो बी को नहीं काउंट करना है। तो इसको फिर हम ऐसे लिखते हैं। तो ये समझ में आया कैसे ऑपोजिट साइड या ऑपोजिट एंगल निकालते हैं। जिसकी बात हो रही है ऑपोजिट का मतलब क्या है, वो खुद प्रेजेंट नहीं है, उसको ओमिट कर देते हैं। ट्रायंगल 2 में आओ, नीचे वाला जो ट्रायंगल है, अल्फा के ऑपोजिट कौन सा साइड होगा, तो अल्फा क्या है, डी, तो डी को ओमिट कर दो। तो ऐसे साइड का नाम बताओ जिसमें डी नहीं आएगा। ओसी, ठीक है। ये सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। अब पहले ट्रायंगल में आ जाओ फिर से, थीटा को देखो, थीटा क्या है, एंगल ए, तो थीटा के ऑपोजिट जो है वो कौन सी साइड होगी ये बताओ। BO ओबी हाँ ओबी लिख दिया। ट्रायंगल 2 में थीटा जो है वो कौन से एंगल पर है, मतलब कौन से वर्टेक्स पर है, सी पर है, तो C. उसके ऑपोजिट कौन सी साइड होगी, OD ओडी, मतलब जहां पर सी OD. नहीं है वही होगा। अब देख लो यही लाना था proof। देखो कितने समय में आ गया, ये तो मैंने इतनी कहानी हो सुनी। गया। हाँ यही तो प्रूफ करना है, ऊपर देखो। तो आप देख लो कि उसी क्वेश्चन को हमने इतनी मेहनत से प्रूफ किया था, यहाँ पर तो एक लाइन में हो गया ना। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि वहां पर हमने दो ट्रायंगल्स बनाए, दोनों में अलग अलग थेल्स थ्योरम यूज किया, उसके आधार पर हमने बताया। मान लो कि थेल्स थ्योरम और उसका एप्लीकेशन ऑलरेडी हमको बता दिया जाता है कि इसके आधार पर ये आता है रिजल्ट 1 और ये रिजल्ट 2 है, तो वहां पर भी हम कर देते। लेकिन वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं था कि थेल्स थ्योरम से ये होगा ही, क्योंकि वो तो अलग अलग ट्रायंगल के लिए अलग अलग नाम आएंगे। सर लेट मी फिनिश। सर ये जो अल्फा बीटा वगैरह लेट नहीं मी है ना, फिनिश। तो मैंने क्या बोला, तुम इंटरप्ट मत किया करो वरना फिर मेरी कंटिन्यूटी टूट जाती है। सॉरी तो मैं जब बोल रहा हूँ कि थेल्स थ्योरम में तो हम जैसे एक ट्रायंगल बना रहे हैं, उसमें हमने नाम mn दिया, किसी ने उसको नाम xy दिया, तो नाम वेरी करेंगे। तो थेल्स थ्योरम के आधार पर हम रिजल्ट जरूर बता सकते हैं, नाम हम नहीं बता सकते कि एक ट्रायंगल देखा तो PQ को mn के पैरेलल कर दो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं दे सकते। तो फिर मुझे थेल्स थ्योरम को अप्लाई करके रिजल्ट बनाना पड़ेगा कि ये आ रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें 2 बार करना पड़ा था क्योंकि 2 ट्रायंगल्स थे, तो इसीलिए वो काफी लेंथी था। इसके बाद हमने क्राइटेरियाज यानी कि शॉर्टकट सीखे। तो क्राइटेरियाज में ऑलरेडी थेल्स थ्योरम के हेल्प से ही हम सारे रिजल्ट्स डिराइव करते हैं, और जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हमने नाम नहीं दिया होता है, हमने उसको कैटेगराइज कर दिया होता है कि या तो अगर सिमिलर है तो एंगल्स इक्वल होंगे, इस हिसाब से प्रूव कर दो, या फिर उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, इस हिसाब से प्रूव कर दो। यानी अगर आप साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी की हेल्प से प्रूव कर रहे हो कि ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आपको राइट है कि आप एंगल्स को इक्वल होंगे ऐसा बोल सकते हो। और इस केस में जैसे कि हम एंगल्स इक्वल हैं, इसकी हेल्प से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, तो अब मेरे पास ये राइट है कि मैं करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं ये यूज कर सकता हूँ। तो सिर्फ ये लाइन, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है कि क्या ऐसा है। अगर ऐसा है तो मैंने यूज कर लिया तो आंसर आ गया तुरंत। तो देख लो इसी रीजन से ये आसानी से होगा। तो अब हम क्राइटेरिया सीखने के बाद इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे, हम सिमिलैरिटी की हेल्प यानी कि क्राइटेरिया से ही करेंगे, बैठ करके, और उसको नॉर्मल लॉजिक से थेल्स थ्योरम यूज करके उसको प्रूफ करने नहीं बैठ जाएंगे। तो होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अल्फा बीटा तो देखो ग्रीक वर्ड्स होते हैं ना, अल्फा जैसे कि ए होता है, बीटा बी होता है, तो ऐसे हम नाम लेते हैं। तुम चाहो तो XY लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि मैथमेटिक्स में अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा बीटा जीटा ऐसा यूज किया जाता है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ABCDEFGH कुछ भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ अगर उधर ए है तो इधर भी ए होना चाहिए, जैसे कि अल्फा है ना, तो समझाने के लिए। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा डिफरेंस आपको क्राइटेरिया और नॉर्मल मेथड से। तो अगर आ गया होगा तो अब आगे के क्वेश्चन तो बड़े सिंपल, आप ट्राई कर सकते हैं आराम से। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ क्वेश्चन 4, तो ये फिगर्स दे रखे हैं, एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, कहीं पर कुछ वर्टिकली ऑपोजिट हो रहा होगा, कुछ कॉमन हो रहा होगा, उसके आधार पर दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलर प्रूफ कर दो, और आगे भी ऐसा है। तो आप ट्राई करना। तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस क्वेश्चंस अगेन इन द क्लास।